एग्जैक्टली सही सुना आपने। आज का हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट। जनरली हम सुनते हैं कि एनवायरनमेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में कंपलसरी है, एकेडमिक्स में भी मैंडेटरी है, एंड नाउअडेज एनवायरनमेंट इज अ वेरी हॉट टॉपिक। सो एनवायरनमेंट है क्या? एनवायरनमेंट एक टर्म्स से बना है जो कि एक फ्रेंच टर्म है ENVIRON, एनविरॉन, जिसका मतलब होता है टू सराउंड। जो भी हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। So before going into detail, I would like to ask you one question. Who is the mother of environmental movement? Generally हम सुनते हैं other disciplines में who is the father of this discipline, who is the father of that discipline. But environment की terms में I would like to ask you who is the mother of environmental movement. वो कौन लेडी थी जिन्होंने environmental movement को lead करना start किया? So she was the Rachel Carson. इन्होंने एक book लिखी है Silent Spring. It was the first book written for the environmental science. Okay, Silent Spring, and it was published in 1962. अब हम समझेंगे कि एनवायरमेंट क्या होता है। एनवायरमेंट इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट दैट सराउंड्स एंड इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनिज्म। इनका मतलब है कि जो भी हमारे सराउंडिंग में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट है और वो किसी ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको एनवायरमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनिज्म में हूं, मुझे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो मेरे सराउंडिंग में प्रेजेंट है और मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो सब मेरा एनवायरनमेंट है। अब बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेरे सराउंडिंग में मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो बायोटिक ऑर्गेनिज्म हो गए मेरे एनवायरनमेंट के, और जितने भी एबायोटिक कंपोनेंट मेरे सराउंडिंग में मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो हुए एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ मेरे एनवायरनमेंट के। अब बायोटिक कंपोनेंट में आपके प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, फिशेस, स्मॉल हर्ब, श्रब्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट में लाइक एयर, जिससे हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, एंड सनलाइट, रेनफॉल, रॉक, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आता है। So environment, everything that surrounds an organism is collectively known as environment. Biotic and abiotic component को हम डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ हम देखते हैं कि एनवायरमेंट के ये जो अर्थ हमारी है जिसपे लिविंग लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, ये 5 स्फेयर से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट स्फेयर है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में एयर मौजूद है जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं, डिफरेंट गैसेस है जिसकी वजह से हम लाइफ एग्जिस्ट करती है, हम जिंदा रह पाते हैं। तो एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर होता है जहां जो पानी अवेलेबल होता है। हाइड्रो मीन्स वाटर, तो जो वाटर वाला स्फेयर है उसको हम हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं, बिकॉज लाइफ एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ ओनली वाटर। नेक्स्ट इज क्रायोस्फेयर। क्रायोस्फेयर टर्म्स यूज करते हैं हम ग्लेशियर्स के लिए, जो आइस कवर्स हैं अर्थ के ऊपर, उस पूरे स्फेयर को हम क्रायोस्फेयर बोलते हैं। नेक्स्ट है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर इज नथिंग बट लाइफ एग्जिस्टिंग फिनोमिना लाइक plants, animals. I told you about the microorganism and fishes and all the things. And ocean living biosphere also. So everything comes under the living or thing comes under the biosphere. Next is geosphere. Geosphere is nothing but the lithosphere, the rock structure present in the earth, like different minerals. जो भी हम minerals अर्थ से निकालते हैं, जो अपने यूज के लिए बहुत सारे मेटल्स, आयरन्स एंड ऑल वी आर कलेक्टिंग फ्रॉम द अर्थ, दैट कम्स अंडर द जियोस्फीयर, दैट इज इट इज ऑल्सो नोन एज लिथोस्फीयर. नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ लिथोस्फीयर. These are the 5 sphere: atmosphere, hydrosphere, cryosphere, biosphere and geosphere. So every sphere is very important for existing the life. Without absence of any one sphere will not consider as the full component of biosphere. So geosphere is also known as lithosphere. अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, जियोस्फीयर कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं. अगर अर्थ के ऊपर लिथोस्फीयर ना हो, रॉक नहीं हो, तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती. ये एक स्टडी हुई थी नासा में. नासा ने एक स्टडी की, जो का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए का. तो आप जानते होंगे जैसे सन यहाँ पर मौजूद है, सन से अर्थ की दूरी को हम गोल्डीलॉक्स जोन बोलते हैं. ये 150 मिलियन किलोमीटर के अराउंड होती है. इस जोन को हम गोल्डीलॉक्स जोन बोलते हैं. और सन से अर्थ के जितनी डिस्टेंस पर अर्थ है उतनी ही डिस्टेंस पर एक दूसरा प्लैनेट डिस्कवर किया गया नासा के थ्रू, और उस प्लैनेट का नाम था 55 कैंक्री ई. इस प्लैनेट को हम डायमंड प्लैनेट कहते हैं क्योंकि ये पूरा प्लैनेट डायमंड का बना हुआ था, प्योर डायमंड का, बट यहाँ पर रॉक प्रेजेंट नहीं थी.
इसीलिए इस प्लानेट पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और नासा को जब ये पता चला कि ये प्लानेट टोटल डायमंड का है, यहाँ पर रॉक का नाम भी नहीं है, तो उन्होंने अपनी स्टडी को वहीं पर छोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए, हमारी लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए रॉक का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जनरली हम नहीं समझते हैं इस बात को, लेकिन अगर हम फर्दर स्टडी करें, हायर स्टडीज में देखें, तब हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। So this is the importance of lithosphere. Next, silent spring. This is an environmental science book that I told you that it was published in 1962 and it was written by an American biologist and her name is Rachel Carson. According to the Environmental Protection Act 1986, इसके थ्रू हम एनवायरमेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं फिजिकल, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर। बेसिकली जब हम इंटरेक्शन की बात करते हैं तो स्टडी आती है इकोलॉजी, क्योंकि इकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम सिस्टमेटिक इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं। रॉक का मैन के साथ, वाटर का इंटरेक्शन मैन के साथ, गैस का इंटरेक्शन एटमॉस्फेयर का मैन के साथ। सो इस तरह के इंटरेक्शन को हम इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, जो कि अलग स्टडी है। बेसिकली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ एनवायरमेंट एज अ टर्म। सो इसके थ्रू हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो इंडिया के अंदर आया था, उसमें एनवायरमेंट के अंदर हमने इंक्लूड किया है सभी फिजिकल, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट को और उनके इंटरेक्शन को। सो दिस वाज